अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी ये किस्त भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। खैर जैसे भी लगे, अच्छी लगे बुरी लगे, आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस नावल को, इस चैनल को, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नावल पहुँचे। ठीक है? इसके अलावा मैंने आप लोगों के लास्ट वीडियो पे कमेंट्स पढ़े हैं, रिप्लाई किए हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे जैसे जैसे वक्त मिलेगा और मैं आप एपिसोड लिखूंगी और आपके हवाले कर दूंगी। ठीक है? अब मेरे ख्याल से हमें वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। वैसे भी किसी को बहुत मसला है इंट्रो से, इवन दो कि आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्किप नहीं करना, उन्हें बस इंट्रो नहीं चाहिए। लेकिन खैर अब ज़रूरी बातें तो मैंने करनी थी, सो वो मैंने कर दी हैं। अब हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गो। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 57। हफ्ते का भरपूर सुनहरा दिन अफरीदी विला और यहाँ के मकीनों के लिए बहुत कसरमंदी और सुस्ती लिए उतरा था। सूरज अपने जोबन पर था और सुस्ती खामखा ही इंतहा की हो चली थी। दोपहर का वक्त था और नौजवान नस्ल की सुबह अभी तक नहीं हुई थी। ना किसी ने कॉलेज जाना, ना ऑफिस, तो सभी यूं ही सोए पड़े थे। यहाँ के रहने वालों की तरह बाहर धूप में लेटा सब्ज लॉन भी खूब अंगड़ाइयाँ लेता मज़े में था, मगर साथ साथ इस सफ़ेद ऊंची खिड़कियों वाली इमारत के सामने मौजूद सफ़ेद अनेक्सी के ग्लास डोर से अंदर भी झांक लेता, जहाँ अफरीदी विला की निस्बत हालात कुछ मुख्तलिफ से थे। शिजा आज घर पर थी तो वो आज अनेक्सी के ओपन अमेरिकन स्टाइल किचन में खड़ी सबके लिए अमूमन और आमिल अफरीदी के लिए खसूसन बिरयानी बनाने का इरादा रखती थी। बिरयानी बनाने के सारे लवाजमात उसके सामने ही शेल्फ पर धरे थे। खुद वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्याह गर्म सूट में मलबूस या स्टॉलर नुमा दुपट्टा गर्दन में डाले रफ से जूड़े के साथ मगन से कटिंग बोर्ड पर खटाखट कटिंग करने में मसरूफ़ थे। इस आम से सादा हुलिये में भी वो बहुत प्यारी और मासूम सी लग रही थी। खूबसूरत होंठों पर लिप ग्लॉस खूबसूरत होंठों पर लिप ग्लॉस भी लगी थी और सिवाय इस मेकअप के इसका बाकी का चेहरा साफ सुथरा और धुला धुलाया था। जितनी तेज़ी से उसके हाथ हरकत में थे उतनी ही तेज़ी से वो सिंक के पास खड़ी गोश्त साफ करती शुबाना को रायता और सलाद बनाने का हुक्म जारी कर चुकी थी। इसकी खूबसूरत मुस्कुराती आवाज़ अनेक्सी के खामोश हाल में बेहद भली लग रही थी। यहाँ के दोनों दीवार अब इस आवाज़ के सुनने के आदी हो चले थे। अब ये खुशाइन बात थी या नहीं, इसका फैसला बात पर छोड़ते हैं। माहीन बेगम सुबह के नाश्ते और घर के दीगर कामों से फारिग होने के बाद इस वक्त अपने रूम में आराम कर रही थी। आमिर और आयला भी अभी तक नीचे नहीं आए थे, सो वो मगन सी कोई धुन जहरी लब गुनगुनाती चूल्हे पर पतीला चढ़ा चुकी थी। तेल गर्म हुआ तो साथ ही कटिंग बोर्ड उठाते उसने सारे सलीके से कटे प्याज पतीले में उंडेल दिए। शड़ की आवाज़ और धुआं पतीले से निकलता सारी एनेक्सी में फैल गया तो वहीं सीढ़ियाँ उतरता आमिर भी कदरे चौंक कर इनकी जानिब मतवज्जो हुआ था। क्या कर रही हो तुम? नाक और मुंह के उल्टे सीधे स्टाइल बनाते वो खाल की बाहर लॉन की जानिब खुलती खिड़कियां और दरवाजे खोल गया ताकि धुएं को जाने और ताज़ा हवा को आने का रास्ता मिल सके। चढ़ की आवाज़ की वजह से आमिर अफरीदी की अपनी आवाज़ खासी ऊंची थी, जिस पर शिजा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था, जो कि खुद भी रफ से स्याह रंग के ट्राउज़र शर्ट में बेहद अच्छा लग रहा था। बाल भी उलझे बिखरे से माथे पर पड़े थे, जबकि वो खुद इस सादे हुलिये में भी बहुत जाजिब नज़र लगता था। शिजा के दिल ने इकरार किया था, कुछ नहीं, सोचा आज फ्री हूँ तो तुम सबके लिए अपने हाथ से बिरयानी बनाऊँ। तुम्हें पसंद भी तो कितनी है। होंठ पर मुस्कुराहट सजाए अपनी असली मासूमियत से वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बता रही थी, लो भला तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, छुट्टी है तो आराम करो। जवाबन आमिल भी उतने ही दोस्ताना अंदाज में खोया हुआ था। साथ ही किचन में मौजूद सफ़ेद चकोर कदरे ऊंचे टेबल के साथ लगे बार स्टूल में से एक घसीटने लगा, जबकि होंठों के साथ साथ सब्जी मिला के भी मुस्कुरा रही थी। वो जी शिजा बाजी को मैंने कहा भी था, मगर वो तो जी नहीं मानी। पास खड़ी शिबाना ने झट खुद पर बात आने से पहले ही सफाई पेश करनी चाहिए थी, जबकि आमिर शबाना की बातों से बेनियाज स्टूल पर विराजमान अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में मसरूफ़ हो गया। शिजा ने फ़ौरन से उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और आमिर ने भी सर तभी उठाया था जब कॉफ़ी का मग शिजा ने उसके सामने मेज़ पर धरा। लो भाई तुम्हारी कॉफ़ी। आमिर के देखने पर उसने मुस्कुरा कर उसे कॉफ़ी सर्व की। थैंक यू लड़की, तुम्हें जाने कैसे मेरी ज़रूरतों का इल्म हो जाता है।
सफ़ेद से मादे से भरा कप उठाते आमिल ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया था और फिर कॉफ़ी के कड़वे घूंट अपने अंदर उतारने लगा। ठीक उस वक्त जब आमिर शीशा की कॉफ़ी के शुक्रिया में रतबुल लिसान था, सीढ़ियों पर खड़ी आयला और अपने रूम से माहिन बेगम बाहर आती नजर आई थी। आमिर के अल्फाज और अंदाज पर आयला तो अंदर तक सुलग गई थी। जाने क्यों पिछले एक हफ्ते से वो यूं ही झल भुन रही थी। अपनी ये इनसिक्योरिटी वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। हाँ, मगर आमिर को आते जाते ज़रूर 500 ताने देती, जिसने अपनी बीवी से बात ना करने की कसम खा रखी थी। अरे शिजा मेरी बच्ची, तुम्हें भला क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? फिर जब तक आयला वहीं सीढ़ियों पर कदरे पीछे को खड़ी थी, माहीन बेगम भी हाल में आती सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अब शिजा को प्यार भरी डांट से नवाज रही थी। आयला के तो आंखों में पानी ही भरने लगा था। दिल खाली खाली और मज़ीद उदास हो गया था। यहाँ तो सब ही उस लड़की के दीवाने हो चले थे, जो कि उसे जहर से भी बुरी लगती थी, अजीब बनावटी और आर्टिफिशियल सी। अरे माँ, आपकी भतीजी औरतों को चीरने फाड़ने और दुनिया की आबादी में इजाफा करने के अलावा भी बहुत काम की चीज़ है। शीज़ा गायनी थी और आमिल इसका खूब रिकॉर्ड लगाता था। आमिल के अंदाज पर जहाँ बाकी सबका कहकहा बुलंद हुआ, वहीं शीज़ा आमिल को खफा खफा घूरियों से नवाजने के बाद खुद भी हंसती थी। दूसरी जानब दूसरी जानिब आयला मुंह बसूरते उदास दिल के साथ सीढ़ियाँ उतरती अब सबकी नज़रों में आ गई थी। उसने महसूस किया था कि सबके चेहरे उसके आने से बुझ से गए थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। आगे बढ़कर उसने माहीन बेगम को सलाम किया। अरे वालेकुम अस्सलाम, उठ गई मेरी बेटी। माहीन बेगम ने उतनी ही मोहब्बत से जवाब देते बाहें उसकी जानिब फैलाई थी जितना कि वो आम हालात में देती आई थी। आयला भी मुस्कुराती उनके गले लग गई। शिजा ने भी मुस्कुरा कर उसे हेलो कहा। शुबाना ने भी चहक कर सलाम किया था, जिसका जवाब वो सर के इशारे से देती अपने लिए गिलास में पानी भरने लगी। शिजा को जवाब मुस्कुराहट से देना भी उसने ज़रूरी नहीं समझा। इससे नहीं होते थे ये दिखावे। हाँ, मगर इस सब में उसने कनखियों से आमिल को देखा था, जिसने उस पर एक गैर ज़रूरी सी निगाह के अलावा देखा तक नहीं था। वो बातें कर रहा था, शिजा को हंस हंस कर जवाब दे रहा था, जो कि दूसरे पतीले में उबलते खोलते पानी में चावल उंडेल रही थी, जबकि महीन बेगम भी वही शुबाना से डिनर सेट साफ करवाती नजर आ रही थी। सब मसरूफ़ थे, सबके पास काम थे करने को, सिवाय इसके। पानी से भरा ग्लास हाथों में थामे वो चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। इस तरह के अब उसे सामने किचन का मंजर साफ नजर आ रहा था, जहाँ शीज़ा, महीन बेगम, आमिल और शबाना बीबी की अब भी वही मसरूफियत थी। आयला, नाश्ता बना दूँ तुम्हें? वो यूं ही बेदहानी में सबको देखे जा रही थी जब शीज़ा को उसने खुद से मुखातिब होते सुना था। क्यों? इसके क्या हाथ पाँव का क्यों? इसके क्या हाथ पाँव टूट चुके हैं? आमल का जवाब भी उतना ही बरजस्ता था। शुबाना तो शुबाना, महीन बेगम ने भी काफ़ी हैरत भरी नागवारी से आमल का ये जहरीला अंदाज नोट किया था। आयला का चेहरा तो मारे हिफ़्फ़त और बेइज्जती के एहसास के भाप छोड़ने लगा था। आमिल, क्या हो गया है? शिजा ने आयला के उड़े तासुरात देखते फ़ौरन से आमिल को टोका था। मेरे मुंह में ज़ुबान है, मुझे अपने शोहर को कैसे डील करना है मैं जानती हूँ। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में आयला के होश ठिकाने लगे तो वो तिनक कर सोफे से उठती किचन तक आई थी। इसके अंदाज पर आमिल के अंदर तक नागवारी और गुस्सा सरायत कर गया। शिजा तो हाँ ही शर्मिंदा हो गई थी। अब मेरा वो मतलब नहीं था। शिजा ने चेहरे पर आती नादीदा लिटू को कान के पीछे उड़सते माहीन बेगम और आमिर से नजरें चुराते कहा था, जिसकी नजरें ऐसी थी वह चीख चीख कर ऐलान कर रही हूँ कि और लो इस बददिमाग की साइड। ओ कम ऑन, मेरे सामने ज़्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो तुम। आयला और इसका ब्लंट अंदाज, क्यों नहीं सीख जाती वो दुनियादारी? कोई अच्छा बनने की अदाकारी कर रहा हो तो वो क्यों उसे बुरा भला कहकर खुद बुरा बन रही थी? मगर खैर, इसे समझाए कौन? तुम बात तुम बात करने की सारी तमीज़ बिल्कुल ही भूल चुकी हो। जीना हराम करके रखा हुआ है। अब की बार आमिर की बस हुई थी। हाथ में थमा कप जोर से टेबल पर पटकते वो चीखता उठ खड़ा हुआ था। उसकी खून शाम सब आंखें आयला पर जमी थी, जो कि बेयकीनी से आमिर को देख रही थी। शिज्जा से बात करते वक्त का गुस्सा सब कुछ जैसे एकदम ही झाग की तरह बैठ गया था, और इस वक्त भूरी आंखों में सिर्फ बेयकीनी थी। ये आदमी आमिर आफरीदी, इसका शोहर,
पिछले एक हफ्ते से इसे यूं ही हैरान कर रहा था। उसे लगा था आमिर आइलीन की वजह से बदला था, मगर नहीं। अब समझ आ रही थी कि अब का जो आमिर अफरीदी था वो जितना सर्द और गैर था, आयला दंग ही तो रह जाती थी। क्या हो गया है तुम लोगों को? शबाना, तुम ऊपर जाओ, आमिर आयला का रूम साफ करो। माहीन बेगम को तो हालात की संगीनी का एहसास जैसे ही हुआ, उन्होंने चुस्के लेती शुबाना को तो वहां से पहले चलता किया था, और अब वो हशमगी नजरों से आमिर को घूर रही थी। अम्मा नहीं, आप कुछ मत कहें, मुझे जानने दें कि आपका बेटा आखिर किस हद तक जा सकता है। आयला ने आमिर को अपनी नज़रों के हिसार में रखते माहीन बेगम को तहम्मुल से टोका था, जबकि आयला के इस अंदाज पर आमिर के होठों पर इस्तेज़ाई मुस्कुराहट उभरी थी। शिरजा के साथ ज़रा तमीज़ के दायरे में रहकर बात किया करो, क्योंकि उसकी तुम्हें बर्दाश्त करने की कोई मजबूरी नहीं है आयला बीबी। आमिर को तो अब भी शिरजा का ही दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जो कि बिना कुछ भी कहे सर झुकाए शर्फ को नाखून से खुरच रही थी। इस सब में आयला की फिक्र कहीं नहीं थी। दूसरी जानब शिजा ने आमिर के अंदाज पर चौंक कर पहले आमिर को और फिर आयला के चेहरे की जानिब देखा था, जो बेतासुर था। फाइन। भूरी आंखों में किरचियाँ थी, अंदर कुछ बहुत जोर से टूटा था। तो आमिर अफरीदी आयला सुलेमान अफरीदी को किसी मजबूरी के तख्त बर्दाश्त कर रहा था। दिल चाहा यही दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे, मगर उसने इग्नोर किया। दिल चाहा आमिर अफरीदी और इसकी शिजा पर लानत भेज कर दफा हो जाए यहाँ से, मगर वो मजबूत खड़ी रही। अपनी जगह तो वो मर कर भी ना छोड़ती। वो आमिर अफरीदी की ज़िंदगी में अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि आमिर अफरीदी की ज़ोर ज़बरदस्ती और धौंस से आई थी। और अगर तो आमिर अफरीदी को ये गलतफहमी हो चली थी कि वह जब चाहे उसे अपनी ज़िंदगी में लाएगा और जब चाहे दफान हो जाने का हुक्म देगा, तो वो सर हम तस्लीम कर देगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। आई एम सॉरी शिजा। ये चंद अल्फाज ज़ुबान से जिस तरह अदा हुए थे वो जानती थी हम फिर इसका खुदा। महीन बेगम भी नासमझी से कभी अपनी बहू को तो कभी अपने बेटे को देख रही थी। उन्हें भी बुरा लगा था आयला का शिजा इस तरह मुखातिब होना, मगर उन्हें आयला को इस तरह देखकर भी अच्छा तो नहीं लग रहा था। अरे नहीं, तुम ऐसे तो मत बोलो, और हमें तुम या बस कर दो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। शिजा मुजफ्फर, आह क्या चीज़ थी वो। आयला ने जख्मी नज़रों से गहरी सांस भरते उसे देखा था, जो अब आमिर को काम कर रही थी। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर आमिर को कुछ कह रही थी, और आमिर अफरीदी आयला पर लानत भेजता एक बार फिर से शिजा के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया था। आयला को एक बार फिर से वहाँ अपना आप एक्स्ट्रा लगा था। पता नहीं शिजा की मौजूदगी में से अपना आप हमेशा इतना ही फजूल क्यों लगता था। इसलिए उसने इस मंजर से हटना चाहा कि महीन बेगम की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, उसके कदमों को जंजीर कर गई थी। आमिर, जाओ आयला को बाहर से नाश्ता करवा कर लाओ, साथ में शॉपिंग भी। इन तीनों ने एक साथ एक जैसे तसुरात के साथ महीन बेगम को देखा था। नहीं अम्मा, मुझे काम, मैं कुछ नहीं जानती, तुम जाओ इसे लेकर। और हाँ, कियान के लिए मेरी तरफ से भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले आना। कल यानी कि इतवार की रात कियान की अकीका की सेरेमनी थी। इसी का हवाला देते महीन बेगम को ये मुनासिब लगा कि दोनों कुछ वक्त साथ गुजारें, तो शायद उनके दरमियान मौजूद मसाइल का कोई हल निकल सके। ऐसी बेरुखी तो शादी के बाद के दिनों में भी ना थी। लेकिन अम्मा, आमिर ने इनकार करना चाहा, मगर फिर माहीन बेगम के चेहरे के संजीदा तासुरात देखकर चुप हो गया। नहीं, रहने दें। लोग आधी आधी रात तक कज़न के साथ तो घूम सकते हैं, मगर दिन चढ़े बीवी के साथ कहीं जाने में इनकी शान में कमी ही ना वाक़या हो जाए। आयला ने भी ताक का वार किया था। अरे हटो भाई, दिल और इसकी फरमाइशें जाएं पहाड़ में। अब की बार तो आमिर को संभलने का भी मौका न मिल सका, और अपनी बात कहती वो नेक्सी के खुले दरवाजे से बाहर निकलती चली गई। पीछे माहीन बेगम ने ताज्जुब भरी नज़रों से आमिर को घूरा, और आमिर ने खूनहार नज़रों से आयला की पुश्त को, जो कि अब दूर होती अफरीदी विला के दाखिली दरवाजे में गुम हो चली थी। कहा भी था बच्ची को वक्त दो, मगर नहीं, यहाँ मेरी सुनता कौन है। महीन बेगम को वाकई आयला के लिए बुरा लग रहा था। अपनी बात कहती महीन बेगम भी रूम में चली गई कि जोहर की नमाज का वक्त हो चला था, जबकि इनके जाने के बाद आमिर भी तन पन करता बिना शिजा की अरे अरे की परवाह किए गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया, जबकि पीछे शिजा जलती कुर्ती चूल्हा बंद करती खुद भी अपने रूम में जा बंद हुई थी। इस आयला ने तो सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। अब जब आमिर ही यहाँ नहीं, तो भला उसे भी क्या जरूरत थी खुद को किचन में जलाने की।
आज की शाम वादी कलाम पर सर्द हवा लेकर उतरी थी। फरवरी का महीना शुरू हो चुका था, इसलिए मौसम में भी खासी तब्दीली आ चुकी थी। धुंधलके हटे तो सुनहरी रोशनी में नहाया अफरीदी विला एक बार फिर से दूर दूर से जिगर जिगर करता नजर आने लगा था। सरसब्ज लॉन के खूब बारे न्यारे थे, हवा के साथ लहक लहक कर झूम रहा था। थक रहा था और नींद दराज हो रहा था। हवा का नया झोंका आता और इसके साथ ही ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाता। पोर्च मामला अफरीदी की सफ़ेद गाड़ी के अलावा सारी गाड़ियां एक कतार में खड़ी थी। इन्हीं में अल्तमश अफरीदी की सियाह मर्सिडीज भी शामिल थी, जिस बात की निशानदेही कर रही थी कि कुलसूम के शहरी बाबू की भी वापसी वापसी हो चुकी थी। बाहर के खामोशी और सन्नाटे के बरअक्स अंदर अफरीदी विला में भी काफ़ी दिनों के बाद महफिल का एहसास समा बंधा था। कियान के अकीके के सारे इंतजामात, सारी तैयारियां लॉन में सारी तैयारियां लॉन में की जानी थी और जिसकी जिम्मेदारी थी भी मर्द हजरात पर, और वो था भी कल का मसला। जबकि इस वक्त तो अफरीदी विला की खवातीन मसरूफ सी बाकी सारी तैयारियों में मसरूफ थी, जिसमें सरे फहरिस्त आने वाले मेहमानों के लिए गुडी बैग्स की तैयारी थी और जिसमें सारी यंग लड़कियां पेश पेश थीं। आयला भी दोपहर की यहाँ ही थी। आमिर भी तब का निकला अभी तक वापस नहीं आया था। कहाँ था वो जानने की उसने कोशिश भी नहीं की थी। शीज़ा भी यहाँ नहीं थी तो उसका मूड खासा खुशगवार और अच्छा था। सबसे अच्छी बात अलियाना की इन सबसे बहुत दोस्ती हो गई थी। खसूसन ज़मीना खातून और फरीहा बेगम पर तो जानने उसने क्या जादू किया था जो वो उसके सदके जाती नहीं थक रही थी। क्या बात है दादी, बहुत जल्दी पार्टी बदल ली है आपने तो। अब भी ज़मीना खातून के मुंह से अलियाना ये अलियाना वो किनारे सुनकर आयला से रहा ना गया तो फौरन से बोल उठी। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए सिवाय समीना बेगम के, जिनकी पिछले एक हफ्ते में सिर्फ इतनी ही चल रही थी कि वो आलियाना के कामों में नुक्स निकालती ही पाई जाती थी। तो भाई ये आपका क्या मसला है, आप सब भी आ जाओ इसी पार्टी में, ज़मीना खातून के बजाय आलियाना ने चहक कर कहा। तो सब आइलीन, जारिया और आयला तीनों ही खुश हो गई थी। हाँ हाँ, सियासतदान की बीवी जो हुई, पार्टियाँ तो आपको खूब तश्कील देनी आती होंगी। आयला ने नया टुकड़ा लगाया था, जबकि अल्तमश अफरीदी के जिक्र पर अलियाना के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट कुछ सिमट सी गई थी और ध्यान के सारे दागे रूम की जानिब गए, जिसके बंद दरवाजे के पीछे वो जब से आया था सोया पड़ा था। दरअसल अल्तमश अफरीदी की आज ही वापसी हुई थी और वो भी सफियान अफरीदी के इसरार पर। अब वो जब से आया था सबसे मिलने के बाद आराम कर रहा था, जबकि इसका साथी इल्हान हालिद जबकि इसका साथी इल्हान हालिद इस वक्त लॉन के पिछली जानब कोई अहम फ़ोन कॉल सुन रहा था। ये लो कुलसूम, तुम ज़रा अल्तमश को चाय दे आओ। इसी दौरान फरीहा बेगम चाय का कप हाथ में थामे वहाँ आई और बैग्स में चॉकलेट्स भरती कुलसूम से मुखातिब हुई थी। चची, आप कुलसूम को क्यों जहमत दे रही हैं, ये ज़रा शहरी बाबू की बीवी को भेजें। आयला फिर चहकी थी। आलियाना के मुंह पर फौरन 12 बजे थे, जो कि फरीहा बेगम की नज़रों से छुपे भी नहीं रही थी। अरे नहीं, मेरी बेटी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं। आलियाना की शक्ल देख वो सहूलत से मना कर गई। मुश्किल से ही तो वो कुछ नॉर्मल होने लगी थी। चलो, अगर इसकी बीवी को अपने रामदा महफिल में खी करने से फुर्सत नहीं और उठकर जाना भी शान के खिलाफ लग रहा है, तो भाभी आप ज़ारा के हाथ भिजवा दें। समीना बेगम ने यहाँ वहाँ ज़ारा को तलाश करते ताक का निशाना लगाया था। आलियाना को इनके अल्फाज नहीं, इनका हकारत से लबरेज लहजा जहर लगता था। मुझे दे आंटी, मैं दे आती हूँ। इसलिए वो फौरन ही जाने की खामी भरती उठ खड़ी हुई थी, साथ ही हाथ बढ़ाकर चाय का कप भी थाम लिया। इसलिए वो फौरन ही हम जाने की हामी भरती उठ खड़ी हुई थी, साथ ही हाथ बढ़ाकर चाय का कप भी थाम लिया। ज़मीना खातून और फरीहा बेगम ने नोट किया तो वो पिछले कुछ दिनों से यूं ही समीना बेगम के हर तंज पर उन्हें लाजवाब कर रही थी। शायद तब से जब से समीना बेगम ने उसे उसकी नशेई राम पसंद माँ का ताना सबके सामने दे मारा था। समीना, किसी भी तरह की गलतफहमी अपने और ज़ारा के दिल से निकाल दो, क्योंकि अब वो नहीं हो सकता जिसकी हम सब की किसी ज़माने में ख्वाहिश रही थी। आलियाना चली गई तो साथ ही ज़मीना खातून ने भी समीना बेगम को आड़े हाथों लिया था कि वो नहीं चाहती थी जिस बच्ची पर उनका पोता पहले ही जाने अनजाने में इतना जुल्म कर चुका है, वो मज़ीद किसी भी तरह का मसले में पड़े। जी बेहतर बीबी। ज़मीना खातून की बात पर समीना बेगम ने सब्र के घूंट अंदर उतारते बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा था, क्योंकि जिस तरह उसकी माँ ने रंग बदले थे समीना बेगम होशियार हो गई थी।
اب وہ اپنے بدلے یوں سر عام لے کر سب کی نظروں میں نہیں آنے والی تھی۔ اب انہیں بھی میٹھی چھری بن کر اس الیانا کا پتا کاٹنا تھا۔ پھر الیانا کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد باقی سب بھی رات کے کھانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ محفل برخاست ہو چکی تھی، جبکہ سمینہ بیگم کو زہرا پر خوب تاؤ آ رہا تھا، جو ہر موقع پر اسی طرح گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہی رہتی تھی۔ لہٰذا وہ بھی تن فن کرتی اب اپنی اولاد کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس وقت جب سمینہ بیگم ولا کے اندر زارا کر رہی تھی، باہر افریدی ولا کے بسٹر لان میں وہ الحان سے الجھ رہی تھی۔ سیاہ گہری ہوتی شام میں فل سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ لانگ قمیض پہنے بنا شال کے وہ الحان کے سامنے امتحان بنی کھڑی تھی۔ لمبے سیاہ بال ہوا کے دوش پر اڑ کر اس کے لال سرخ پڑتے چہرے پر بکھرے پڑے تھے۔ بس الحان کے منہ سے اتنا نکلا تھا کہ محترمہ کہاں اپنی چڑیل ساتھی سے ملنے جا رہی ہیں؟ ابھی تو آدھی رات ہونے میں کافی وقت ہے۔ وہ اس وقت کوئی اہم فون کال سن کر ابھی فری ہوا ہی تھا کہ سیاہ لبادے میں ڈھکی کھلی لمبی زلفوں والی چڑیل ماں زہرا کو دیکھ خود کو روک نہ سکا اور تڑکتا بھڑکتا جملہ اس گوش گزار کر دیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ جس کے ٹکڑوں پر پلتے ہو نا وہاں ہی افسری جھارا کرو۔ زہرا کی آواز پر وہ جو اپنی ہنسی لبوں میں دبائے کھڑا تھا، ہونٹوں کو اور شیپ دے کر ذرا سا کھلا چھوڑ چکا تھا۔ وہ خود بھی اس وقت بلیک جینس کے ساتھ ہلکے سرمئی رنگ کی گول گلے والی سویٹر میں ملبوس بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ اتنا پیارا نہیں تھا مگر اسے پیارا لگنا آتا تھا۔ اس نے خود کو کافی گرومڈ رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کی جاب کی ضرورت تھی جاذب نظر آنا، سو وہ کسرتی وجود کے ساتھ 6 فٹ قد لیے اچھا خاصا ہی لگتا تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی انسان کو اس کی محنت اور قابلیت کی بنا پر نہیں بلکہ مالی حیثیت اور سٹیٹس کی بنا پر جج کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے 2 سیکنڈ میں الحان کو اس کی اوقات بتا دی۔ تم اپنے اس فلاپ پلانز والے دماغ پر زیادہ زور مت دیا کر چڑیل، کہیں زیادہ دباؤ کی وجہ سے بالکل ہی فیوز نہ ہو جائے۔ الحان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں مصنوعی فکرمندی سے کہا تو زہرا کا چہرہ لال سرخ پڑا تھا۔ ہر سو پھیلی زرد پیلی روشنیوں میں شدید حدت سے سرخ پڑتا اس کا چہرہ اس کے اندر اٹھتے طوفان کا واضح ثبوت تھا۔ او جسٹ شٹ اپ، اس گھر کے نوکر ہو، نوکر بن کر رہو۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ یوں میرے سامنے زبان چلا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ الحان حالت کی ساری ہمت جواب دے گی۔ ایک ہی جسم میں وہ اپنے اور اس کے درمیان سارا فاصلہ مٹاتے سے پیچھے موجود درخت کے ساتھ پن کر گیا تھا۔ حملہ اس قدر شدید اور اچانک تھا، زہرا کو چند پل تو لگے تھے سب کچھ سمجھنے میں۔ کمر سے بے احتیاط تکلیف اٹھی تھی، مگر الحان حالت کا بے تحاشا سرخ چہرہ دیکھ کر زہرا کا کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میری اوقات جاننا چاہتی ہو تم؟ تو زہرا بی بی کان کھول کر سننا، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا، اندر جیسے آگ سے بھر گئی تھی جسے اگر باہر آنے کا راستہ نہ ملا تو شاید وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں کم از کم کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے اس کی بیوی کو اپنا عاشق نہیں گنوا سکتا۔ زاریہ اور ارتضیٰ افریدی کا حوالہ دیا گیا تھا۔ میری اوقات یہ ہے زہرا بی بی کہ میں کبھی ایک بچے کی ماں کے پیچھے دم ہلاتا نہیں پھرتا۔ زاویان افریدی اور علین کا ذکر تھا۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں دولت کے لیے اپنے دل کا اپنے جذبات کا سودا نہیں کرتا۔ التمش افریدی کی بات تھی یہاں پر۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں دولت کے لیے کسی کے بھی سامنے خود کو سجا کر پیش نہیں کرتا۔ اور یہ آخری تانا زہرا کا سارا خون نچوڑ چکا تھا۔ تم؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے جانتا ہے اس کے بارے میں، مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں میں نے ہر طرح سے اور ہر نرم رویے سے سمجھا لیا، لیکن بات تمہارے اس الٹے دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ الحان نے پسینے سے تر پیشانی کو شہادت کی انگلی سے ٹھونکتے ایک ایک لفظ پر ہاسا زور دے کر کہا تھا۔ اب جو میں کروں گا وہ تمہاری وہ چارباز ماں سب دیکھو گے۔ میری اوقات کے باقی موازنے پھر کبھی کسی اور انداز میں اور کسی اور بدلے ہوئے تعلق کے ساتھ کروں گا، اور تب تک تم کر لو اپنی مرضیاں۔ لیکن اس کے بعد میں نے تمہاری کل ٹھکانے نہ لگا دی تو پھر میں بھی ایک باپ کی اولاد نہیں۔ اسے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اس پر گہری تفصیلی نگاہ سر سے پیر تک اس کے وجود کو دیکھتے کہا تو زہرا کو 1 سیکنڈ لگا تو اس کی ساری بات سمجھ آنے میں۔ تم ایڈیٹ!
और जब तक ज़ारा को सारी बात समझ में आई कि रेहान अच्छा खासा दूर जा चुका था। दूर से ही जाते हुए उसने बिना मुड़कर हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा था, जबकि वो मसनूई जर्द रोशनियों में नहाए लॉन के वसत में खड़े की खड़ी रह गई थी।